जय हिंद दोस्तों, हैप्पी दिवाली एंड स्वागत है आप लोगों का हमारे ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस। ओके गाइस, सो इसमें हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको कवर अप करने वाले हैं। और आज की जो हमारी न्यूज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा मस्त वाली है, देखने वाले हैं हम लोग। IR से रिलेटेड ये न्यूज़ है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। ओ शिट, लेकिन उसके पहले जो है हम लेके आते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए जो होता है PYQ। तो आज का PYQ आपके सामने ये रहा। PYQ आपको पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज इन इंडिया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हाउ मेनी ऑफ द अबाव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? इन चारों में से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है? सिर्फ कोई भी एक है, कोई दो है, कोई तीन है, या चारों की चारों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है गाइज, और करेक्ट आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो है इंडिया चाइना के ऊपर। दैट ग्राउंड्स कमांडर्स होल्ड टॉक्स एज ट्रूप्स ब्रेस फॉर लद्दाख विंटर। पेज नंबर 1 पे हमारा ये आर्टिकल है और ये बात कर रहा है कि इंडिया और चाइना के जो कमांडर्स है वो लोग रेडी है बात करने के लिए। ठीक है, लद्दाख विंटर के ट्रूप्स के बारे में बात करने के लिए रेडी। अब ये सारी चीज़ें क्या है उसके पहले समझते हैं कि ये जो कमांडर्स है ये कहाँ पे तैनात है और ये जो ट्रूप्स है ये कहाँ पे रहने वाली है और किस बारे में ये बात कर रहे हैं। लद्दाख विंटर की बात आ गई, मतलब लद्दाख का एरिया आ गया। लद्दाख का एरिया आ गया यानी कि क्या आया, इंडिया चाइना के बीच में क्या है लद्दाख में? LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अगर मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करूँ तो ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, राइट, जो 1993 में साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत लद्दाख लद्दाख नहीं, इस एग्रीमेंट के तहत LAC जो है ना वो 3 रीजन्स को डिवाइड करता है। अब कौन कौन से हैं ये 3 रीजन? सबसे पहले है वेस्टर्न सेक्टर। ओके, वेस्टर्न सेक्टर जो कि है सिचुएटेड लद्दाख में। उसके बाद सेकंड है मिडिल सेक्टर, ओके, जो कि सिचुएटेड है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। एंड जो थर्ड सेक्टर है वो है वेस्ट हो गया, मिडल हो गया, तो आ गया हमारा ईस्टर्न सेक्टर जो सिचुएटेड है इंडिया के ईस्ट में। ईस्ट में कौन सा स्टेट आता है हमारा? अरुणाचल प्रदेश, राइट, एंड सिक्किम। ओके, अब मैप के जरिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं गाइस। ये देखो, ये कंप्लीट बाउंड्री है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, राइट, जिस बारे में मैंने आपको बताया। ये हो गया लद्दाख का एरिया, राइट। उसके बाद ये हो गया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एरिया। और ये जो बाउंड्री दिख रही है ना आपको, ये कौन सी वाली हो गई? किस तरफ वाली? ईस्टर्न सेक्टर वाली, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम का एरिया। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, सो क्यों ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है? क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन बन रही है ना, यहाँ पे क्या है? एरिया हेल्ड बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया। ये दोनों भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, एंड ये मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड बॉर्डर। फाइन, अब देखते हैं हम लोग एक्चुअल में बात आज के आर्टिकल में कहाँ की जा रही है। तो आज के आर्टिकल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इस एरिया में आ रहा है, हमारे लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के एरिया में आ रहा है, उस बारे में बात हो रही है। ओके, इस लाइन के बारे में एग्जैक्टली बात हम लोग आज करने वाले हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो लाइन है ये किसके बीच में है? ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राइट, जो कि होके गुजरती है from the Union Territory of Jammu and Kashmir and illegally occupied टेरिटरी बाय पाकिस्तान। ओके, ये जो POK का एरिया है ना इसको बॉर्डर करती है एंड हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को बॉर्डर करती है ये। ओके, 776 किलोमीटर्स लॉन्ग है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। एंड अगर हम LAC की बात करें, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो इंडिया मानता है कि LAC का टोटल डिस्टेंस जो है वो 3488 किलोमीटर है। लेकिन भाई इंडिया के मानने से क्या होगा? चाइना मानता है कि ये बाउंड्री जो है ये सिर्फ 2000 किलोमीटर की है। तो अब आपको तो पता है चाइना का तो हर जगह पे यही चीज़ चल रही है, चाहे वो लैंड बाउंड्री हो, चाहे वो साउथ चाइना सी की हम बात कर ले, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ही इनके लोचे चलते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ इनका चलते ही रहता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब बात करते हैं गाइस मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बारे में। अब लोकेशन तो मैम हमें समझ में आ गई, राइट। सो अब इंडियन एंड चाइनीज ग्राउंड कमांडर्स जो है वो मीटिंग होल्ड करने वाले। ओके, किस बारे में बात करेंगे? रूल आउट करेंगे
कि जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते हैं ना, उसको हम लोग माइनर इश्यूज जो होते हैं ना, उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते इस विंटर के मंथ में, किस तरह से उनको प्रिवेंट कर सकते। उसी के साथ साथ सेवरल एजेंडा बेस्ड इंटरेक्शंस भी होने वाले, ओके, जो मल्टीपल पॉइंट्स पे होंगे रिलेटेड टू LAC, ये सारी चीज़ें रहेंगी। मीटिंग अगर मैं बोलने जाऊँ तो किस तरह की मीटिंग होगी, ये होगी CBM की मीटिंग। CBM बोले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे ये मीटिंग होगी, विच वर डिस्कस, जो डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स बिटवीन टू साइड्स। तो जो कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स करेंगे दोनों साइड के, एंड अनदर हाई लेवल मिलिट्री टॉक एक्सपेक्टेड है टू टेक प्लेस बिफोर स्टार्ट ऑफ द समर। समर से पहले एक और जो है हाई लेवल की टॉक होने वाली है। एडिशनली उसी के साथ साथ अगर हम लोग इस रीजन को देखने जाए ना, तो इसमें विंटर हो कुछ भी हो, एनहांसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी फीजेबल रहेगा वहाँ पे किया जाएगा, डिस्पाइट ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन इन ईस्टर्न लद्दाख। अगर आप बात करोगे ईस्टर्न लद्दाख की, तो लद्दाख आपको पता है इंडिया में दोनों डेजर्ट्स है गाइस। इंडिया में हमारे पास दोनों डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, राइट, एंड कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख में है। तो सोचो कोल्ड डेजर्ट नाम है, मतलब कितनी ज़्यादा ठंड रहेगी वहाँ पे। और इस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी जितना एनहांसमेंट कर सकते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर का, हम कर रहे हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम लोग डिस्प्यूट्स की बात करें तो September 2022 बोथ साइड्स पुल्ड बैक ट्रूप्स टू डिसएंगेज फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग। जो गोगरा हॉट स्प्रिंग है वहाँ से दोनों साइड्स ने अपने जो ट्रूप्स है वो पीछे ले लिए September 2022 में। और ये एरिया कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्टर्न लद्दाख में ही सिचुएटेड है। एंड ये शुरू कब हुआ था, ये चीज़ शुरू हुई थी मई 2020 से, सॉरी ये दो उड़ गया इधर। एंड स्टॉप कब हुई, स्टैंड ऑफ September 2022 में। इसी तरह से कई फ्रिक्शन पॉइंट्स है सच एज गैल्वन वैली, ठीक है, देन नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पेंगोंगसो लेक एंड गोगरा हॉटस्पॉट जिसके बारे में मैंने बताया। इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस तो हम देख रहे हैं पिछले 3 साल में, ओके, फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। कुछ बफर जोन्स वगैरह भी क्रिएट किए गए, लेकिन कुछ लेगेसी फ्रिक्शन पॉइंट्स अभी भी है, जैसे कि दीपसेंग प्लेन्स एंड डेम चौक। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिसएग्रीमेंट आज भी है। और अब देखते हैं आगे कैसे कैसी चीज़ें क्या क्या होने वाली है, ओके गाइस। सो इस आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ओके। सो स्मार्ट सिटीज़ रैंकिंग, सूरत टॉप CUTs। अरे भैया स्मार्ट सिटीज़ कुछ याद आया? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओगे सबसे पहले डियर कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है ये कब लॉन्च हुआ था, किस साल में ये लॉन्च हुआ था, बता दो। ये एक तरह से पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर्स का इसका डेडलाइन था कि ये 5 ईयर्स के भीतर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट की बात क्या आ जाती है, पॉइंट की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन जून 2024 इसका डेडलाइन है, ओके, जून 2024 जो काफ़ी करीब है। एंड इसके ऊपर जो रिपोर्ट है उसने ये बताया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेटा ने हमें ये बताया कि टॉप 10 ऊपर से एंड लास्ट 10 कौन सी है। अगर हम टॉप 10 की बात करें ना, तो टॉप 10 में सिटीज़ जो है वो आ रही है गुजरात से, ओके, जैसे आप देख रहे हो सूरत आ गई, देन यूपी से, MP से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, और उसी के साथ साथ राजस्थान से भी। अगर मैं प्रॉपर सिटीज़ का आपको डेटा देने जाऊँ टॉप 10 की, तो सबसे पहले स्थान पे है सूरत, ओके, जो बहुत खूबसूरत बन चुकी है। उसके बाद है आगरा, देन वी हैव अहमदाबाद, ओके, देन वाराणसी, भोपाल। अब अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो सूरत एंड अहमदाबाद तो आपको पता है गुजरात से है, आगरा कहाँ से, यूपी से हो गया, वाराणसी यूपी से हो गया, भोपाल कहाँ से हुआ, MP से हुआ, राइट। इसी के साथ साथ गाइस तुमाकरू करके जो ये सिटी है ये है कर्नाटक से। देन उदयपुर किसी को बताने की ज़रूरत है, उदयपुर कहाँ से है, राजस्थान से, राइट, पधारो हमारे देश। देन मदुराई तमिलनाडु, मदुराई से क्या याद आना चाहिए आपको, मीनाक्षी टेम्पल याद आ जाना चाहिए। मदुराई से आर्ट एंड कल्चर में हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मीनाक्षी टेम्पल। देन कोटा तो सभी को पता होगा राजस्थान में। एंड शिवमोगा, ये भी न्यूज़ में था, शिवमोगा
क्या हुआ था यहाँ पे नीचे कमेंट करके मुझे बताना। ये है कर्नाटक से। तो ये जो सिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये टॉप 10 सिटीज़ है स्मार्ट सिटीज़ के रैंकिंग में, जिनका जो एक्टिविटीज़ है स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के कगार पे है, टॉप पे है। और यदि अगर मैं बात करूँ ना गाइस की बॉटम 10 सिटीज़ की, रुको इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। बॉटम 10 सिटीज़ की बात करूँ ना, तो ज़्यादातर जो सिटीज़ है ना वो यूटीज़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग कर रही है। जैसे कि बॉटम 10 में सबसे पहली सिटी है कवारटी। अब आपको शायद ये नाम याद रहे नहीं रहे मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये कहाँ से है, ये है लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप का कैपिटल है कवारटी, राइट। देन वी हैव पुदुचेरी, ठीक है, एंड पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर तो पता है कहाँ से है, पोर्ट ब्लेयर याद है किसी को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। देन वी हैव इम्फल, इम्फल मणिपुर, राइट। उसके बाद की सिटी आ जाती है शिलोंग, मेघालय से जो है वो। देन वी हैव दीव, दीव भी आपको पता है क्या है, यूटी है। देन गुवाहाटी है, असम, राइट। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं कि यूटीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो सिटीज़ है वही बॉटम में आ चुकी है। देन वी हैव आइजवाल, दैट इज इन मिजोरम, ओके, मिजो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। देन गैंगटॉक है हमारे पास। गैंगटॉक किसका कैपिटल है, सिक्किम का, राइट, सिक्किम का। एंड देन वी हैव पासीघाट। पासीघाट बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, राइट, द राइजिंग सन प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओके। ये पूरी सिटीज़ का डेटा है यहाँ पे। आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च कब हुआ था, एंड जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर भी आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना है गाइस, ओके। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक बार हम स्टेट्स को भी के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कवारटी, देखो यहाँ पे ये रहा कवारटी, ये रहा पुदुचेरी, ये यहाँ पे भी आपको पुदुचेरी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, राइट। देन पोर्ट ब्लेयर देख लो एक बार, सबकी लोकेशन देख लो गाइस ध्यान देके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सिक्किम, देखो गैंगटॉक, मैंने आपको बताया था गैंगटॉक, राइट। आइजवाल, मिजोरम, इम्फाल, मणिपुर, ओके। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, बाकी तो आपको आई थिंक पता होगी ही, जो जो मैप में इंक्लूडेड है वो मैंने आपको बताया। गुवाहाटी तो यहाँ पे नहीं दिखेगा बट है, ये असम में इसी साइड पे है, ओके, असम में सिचुएटेड है गुवाहाटी। एंड अरुणाचल प्रदेश ये रहा, अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है इंडिया में, ऐसे कहा जाता है, इसीलिए तो प्रदेश का नाम भी है अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य, राइट, उसी के ऊपर ये नाम है अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान में रखना है। एंड दीव, दीव यहीं पे है, देखो दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ओके, इट इज सिचुएटेड ओवर हियर, ऑलमोस्ट गुजरात में ये सिचुएटेड है, फाइन छे। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ गाइज। जो बाप रे, दिवाली और सोने की बात नहीं हो, दिवाली और सोने का अनोखा रिश्ता है, राइट। दिवाली के टाइम पे, धनतेरस का टाइम पे, लक्ष्मी पूजन के टाइम पे हम गोल्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वही आर्टिकल आज के हमारे न्यूज़पेपर में भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात हो रही है, उसके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, व्हाट एडवांटेजेस डू दिस प्रोवाइड। नॉर्मल सोना ले लूँ मैं या फिर गोल्ड ETF लूँ, ETF बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले लूँ, क्या अंतर है, ये आपको पेज नंबर 11 पे पता चलेगा। थोड़ा सा मैं इधर मोटा मोटी आपको समझा देती हूँ कि ये है क्या। सबसे पहली बात तो ना गाइज, इसका एम क्या है, कुछ तो एम रहता है ना, इसका एम क्या है कि जो डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड प्राइस है ना उसको ट्रैक करना, एंड ये एक तरह का पैसिव इन्वेस्टमेंट है, एक तरह का पैसिव इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, जो कि बेस्ड है गोल्ड प्राइजेस पे, एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड, बिलियन में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट, एक यूनिट अगर आप यहाँ पे परचेस करते हो गोल्ड ETF का, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ओके, एक यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। फायदा इसका ये है कि इट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, वेरी हाई प्योरिटी। इसका फायदा आपको ये मिलेगा ना कि एक तो ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने जैसा है, सिंपली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इजीली आपको जो रिफंड्स है वो मिलेगा इजीली। इसके ऊपर आपको कैसे है ना, इसमें आपको गोल्ड को स्टोर नहीं करना है, ये पेपर या डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके पास रहेगा, तो फिजिकली आपको गोल्ड को स्टोर नहीं करना है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का गोल्ड है, मतलब आज के ज़माने का गोल्ड है। एंड जो गोल्ड ETFs है ना, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो गोल्ड ETFs
आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गोल्ड ETFs है ना, दीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन NSE, ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है, किसी भी अदर स्टॉक कंपनी की तरह। फाइन। सो इसमें कोई दौमत नहीं है, इसमें कुछ आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ है, आपको क्या लगेगा, डीमैट अकाउंट लगेगा इस चीज़ के लिए, एंड एक ब्रोकर लगेंगे जो इसको ट्रेड करेंगे। ओके, ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे रहेंगी। अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेजेस की, तो देखो, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज गारंटीड एंड ईच यूनिट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। ये मैंने आपको बताया। ट्रांसपेरेंट एंड रियल टाइम गोल्ड प्राइजेस, जैसे सोचो अगर आप एक सोने का कंगन खरीद रहे हो, कंगन छोड़ो, अपन हार ही बोल देते, सोने का नेकलेस, चलो सोने का नेकलेस परचेस कर रहे हो, राइट, तो उसमें गोल्ड रहेगा। गोल्ड 24 कैरेट तो नहीं रहेगा ना, 22 कैरेट हो सकता है। 24 कैरेट गोल्ड तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसमें उसकी थोड़ी सी प्योरिटी गई, उसके ऊपर से इसमें हम देंगे मेकिंग चार्ज, और जब आप उसको सेल भी करने जाओगे तो भी बहुत सारी चीज़ें उसमें कट होके आपको मिलेंगी। लेकिन जब आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हो ना, तो जितना, जैसे कि अगर ये नेकलेस है 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का, ठीक है, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का ये अगर नेकलेस है, तो इसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा नेकलेस में। लेकिन वही अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कुछ ये सब माइनस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 10 ग्राम का आज के रेट में अगर आपने गोल्ड 60,000 में खरीदा है, 60,000 में 10 ग्राम खरीदे, और कल यदि इसकी प्राइस 80,000 हो जाती है, तो आपको पूरे के पूरे 80,000 मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, देन लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अ टैक्स एफिशिएंट वे टू होल्ड गोल्ड एज इनकम अर्न फ्रॉम देम इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स एफिशिएंट भी है, नो वेल्थ टैक्स, नो सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स, नो वैट, नो सेल्स टैक्स। सोचो, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इस पे आप लोगों को। नो फियर ऑफ थ्रेट का भी फियर नहीं है कि भाई मेरा सोना कोई चुरा लेगा तो क्या करूंगी मैं, ये सब तो कुछ होगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो सोना आपके पास थोड़ी है, वो सोना तो आपके पास पड़ा है, डिजिटल फॉर्म में पड़ा है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा है। सेफ एंड सिक्योर एज यूनिट्स हेल्ड इन डीमैट में रहेगा ये। वन ऑल्सो सेव्स ऑन सेफ डिपॉजिट, लॉकर चार्जेस भी आपके यहाँ पे बच जाएंगे। एंड ETFs आर एक्सेप्टेड एज कोलैटरल्स फॉर लोन्स। यदि आपको आगे चल के लोन लेना है, तो इस ETFs को कोलैटरल रख के, आप गिरवी रख के लोन ले सकते हो। बोलते हैं ना, घर गिरवी रख के कर्जा लिया, उसी तरह से ETFs को गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो। नो एंट्री एंड एग्जिट लोड का भी कोई मच कोई टेंशन नहीं रहता है। इजीली जब भी आपको इसको कन्वर्ट करवाना है, आप कन्वर्ट कर सकते हो, हाईली लिक्विड होता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइज। पेज नंबर 11 में ये आर्टिकल है, पक्का पढ़ना है इसको, बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। एंड इतनी आर्टिकल्स थे हमारे आज के लिए। ओके, सो गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपको करियर से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, सो यू नो वी हैव द बेस्ट काउंसलर फॉर एनी एग्जाम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पक्का उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेंगे प्यारे प्यारे अच्छे नोट्स न्यूज़पेपर से रिलेटेड एंड बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं कल हम लोग इसी तरह से अच्छे न्यूज़ के आर्टिकल्स के साथ। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।